नमस्कार। प्रथम वर्ष के टॉपिक एकात्मक शासन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। एकात्मक शासन में जो सबसे पहली बात हम इसके अर्थ के बारे में जानेंगे तो एकात्मक शासन वह होता है जिसके अंतर्गत संविधान के द्वारा शासन की संपूर्ण शक्ति केंद्रीय सरकार में ही निहित कर दी जाती है, यानी सारी शक्तियाँ केंद्रीय सरकार के पास ही होती हैं और स्थानीय सरकारों का अस्तित्व शक्तियाँ केंद्रीय सरकार की इच्छा पर ही निर्भर करती है। विभिन्न विद्वानों ने इसकी अलग अलग परिभाषाएं दी हैं, जैसे कि इसमें मैं आपको बता रही हूँ कि सारे देश में एक कार्यपालिका, एक विधायिका और एक न्यायपालिका ही होती है। यद्यपि उनको केंद्रीय सरकार द्वारा कोई महत्वपूर्ण शक्ति नहीं दी जाती है। यदि कोई शक्ति दे दी जाती है तो वे केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में ही कार्य करती हैं। उन्हें उन शक्तियों का स्वतंत्र प्रयोग करने की छूट नहीं होती है, यानी शासन की सारी शक्तियाँ केंद्रीय सरकार के पास ही रहती हैं और वहीं केंद्रित रहती हैं। तो ऐसा शासन जिसमें सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार में निहित होती हैं वो एकात्मक शासन कहलाता है। केंद्रीय सरकार जो है वो बहुत सी महत्वपूर्ण शक्तियाँ अपने पास ही रखती है और उनका उपयोग भी करती है। फिर हम आते हैं इसकी परिभाषाओं पर। तो एकात्मक शासन की परिभाषा में सबसे पहले मैं विलोबी की परिभाषा ले रही हूँ। विलोबी कहते हैं एकात्मक सरकार में प्रथम बार तो सारी शक्तियाँ केंद्रीय सरकार को दे दी जाती हैं और वह सरकार जिस प्रकार से उचित समझे इन शक्तियों का विभाजन स्वतंत्र रूप से प्रादेशिक सरकारों में भी कर सकती है। यानी एकात्मक सरकार में पहली बार तो सारी शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास होती हैं, पर अगर सरकार को ऐसा लगता है तो वह अपनी कुछ शक्तियाँ स्वतंत्र रूप से प्रादेशिक सरकारों को दे सकती है। तो यानी एक सरकार केंद्र की होगी और एक सरकार प्रादेशिक स्तर पर होगी। डायसी के अनुसार एक केंद्रीय शक्ति के द्वारा शासन की सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। केंद्रीय शक्ति के द्वारा शासन की सर्वोच्च शक्ति का प्रयोग किया जाना ही एकात्मक शासन है। C.F. स्ट्रॉन्ग के अनुसार एकात्मक राज्य वह राज्य है जो एक केंद्रीय शासन में संगठित हो अर्थात केंद्रीय सरकार के प्रबंध में बनाए गए विभिन्न जिलों की शक्तियों को केंद्रीय सरकार की इच्छानुसार संगठित व संचालित करे और केंद्रीय शक्ति संपूर्ण क्षेत्रों में अपने प्रदेशों को विशेषाधिकार देने वाले किसी भी कानून से सीमित न होकर सर्वोच्च रहे। ये यहाँ कहना चाहते हैं कि एकात्मक राज्य वह राज्य है जो एक केंद्रीय शासन में संगठित हो अर्थात केंद्रीय सरकार के प्रबंध में बनाए गए विभिन्न जिलों की संपूर्ण शक्तियाँ केंद्र सरकार की इच्छानुसार ही कार्य करें। शक्ति का जो पूरा केंद्र है वो शक्ति का जो हम मानेंगे केंद्रीय स्थिति है वो एकात्मक शासन में केंद्रीय सरकार के पास ही होती है। फिर इसके पश्चात हम इसकी विशेषताओं पर आते हैं। विशेषताओं में जो सबसे पहली विशेषता है कि एकात्मक शासन में शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। यद्यपि प्रशासन की सुविधा के लिए राज्यों को प्रांतों व इकाइयों में भी बांटकर कुछ शक्तियां केंद्रीय सरकार द्वारा उन्हें दी जाती हैं, लेकिन केंद्रीय सरकार जब चाहे उन अपनी शक्तियों को वापस भी ले सकती है, जिसका अर्थ यह है कि एकात्मक सरकार के पास शासन की सारी शक्तियां केंद्रित होती हैं और अपनी शक्तियों का बंटवारा प्रादेशिक सरकारों को भी करने में स्वतंत्र व सक्षम होती है। यानी जो पहली विशेषता है कि शक्तियों का केंद्रीकरण है। दूसरी बात, अगर चाहे केंद्र चाहे प्रशासन चाहे तो वो शक्तियों को बांट भी सकती है, और पर बांट देने का मतलब ये नहीं है कि वो उनके क्षेत्राधिकार से बाहर है, वो जब चाहे उन शक्तियों को वापस भी ले सकती है। फिर है एकात्मक शासन में प्रभुसत्तात्मक शक्तियाँ केंद्रीय सरकार के पास ही रहती हैं। इनमें इकाइयों को प्रभुसत्तात्मक शक्तियाँ नहीं दी जाती हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि भारत में जो संघ है या भारत में जो भी संघात्मक शासन है वो अर्ध संघ है, क्योंकि हमारे यहाँ जो सारी शक्तियाँ हैं वो केंद्र सरकार में निहित हैं और इकाइयों को जो शक्तियाँ दी गई हैं तो वो प्रभुसत्ता जो है वो उनकी नहीं है। मतलब अल्टीमेटली
हमारे देश के संविधान का रुझान एकात्मक शासन की तरफ ही है। देखें, हम देखने में ऐसा लगता है कि राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं, पर वास्तव में राज्य सरकारें स्वतंत्र नहीं हैं। किन्हीं मामलों में उन्हें केंद्र के अधीन ही रखा गया है। फिर आता है एकात्मक शासन में एकल और इकहरी नागरिकता पाई जाती है। इसमें केंद्र और प्रांतों के लिए अलग अलग या दोहरी नागरिकता का प्रावधान नहीं होता है। एक ही नागरिकता होगी, केंद्र और प्रांतों के लिए अलग अलग दोहरी नागरिकता नहीं होती है। फिर हम आते हैं कि एकात्मक सरकार में एक ही कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होती है। प्रांतों या इकाइयों की कोई कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका नहीं होती। इसमें हम उदाहरण ले सकते हैं ब्रिटेन का, जहाँ पर इस प्रकार की शासन व्यवस्था कार्य करती है। मतलब प्रांत यानी इकाइयों की अलग से कोई कार्यपालिका और विधायिका नहीं है। एकात्मक शासन में संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। एक संविधान का होना एकात्मक सरकार को औचित्यता प्रदान करता है और शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में करके प्रादेशिक सरकारों से उसकी रक्षा भी करता है। लिखित संविधान का होना एकात्मक शासन को वैधता प्रदान करता है। ब्रिटेन में यह संविधान अलिखित है, जबकि फ्रांस में लिखित है। तो फिर आगे हम बात करेंगे कि एकात्मक शासन में संविधान का स्वरूप लचीला व कठोर दोनों प्रकार का ही हो सकता है। यानी संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है, और संविधान कठोर और लचीला दोनों ही प्रकार का हो सकता है। इसके लिए हमारे सामने जो उदाहरण है वो है ब्रिटेन और फ्रांस के, जहाँ ब्रिटेन में लिखित संविधान है और जो वहाँ पर अलिखित संविधान है और फ्रांस में लिखित संविधान है। तो एकात्मक शासन में दोनों ही प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। फिर इस प्रकार से शक्तियों का केंद्रीकरण, केंद्रीय संसद की सर्वोच्चता, समान प्रभुसत्ता वाले निकायों का अभाव, इकहरी नागरिकता, इकहरा शासन, लिखित या अलिखित, कठोर व लचीला संविधान एकात्मक शासन की प्रमुख विशेषताएं कहलाती हैं। तो अगर हम विशेषताओं पर नज़र डालें तो संघात्मक शासन से विपरीत इसकी कुछ विशेषताएं हैं जो हमें एकात्मक शासन में देखने को मिलती हैं। शक्तियों का केंद्रीकरण है, लिखित और अलिखित संविधान दोनों ही प्रकार का हो सकता है। संविधान कठोर और लचीला भी हो सकता है और केंद्रीय संसद की सर्वोच्चता होगी और समान प्रभुसत्ता वाले निकायों का यहाँ अभाव पाया जाता है। नागरिकता भी यहाँ इकहरी नागरिकता है। तो इस प्रकार से एकात्मक शासन में शक्ति का जो केंद्रीय स्थल है वो है केंद्र, यानी केंद्र की जो सरकार है वह शक्ति का केंद्र है। चलिए, इसके साथ ही हम एकात्मक शासन की विशेषताओं पर एक बार दोबारा नज़र डाल देते हैं, जिसमें सबसे पहली इकहरी नागरिकता है। फिर है एकात्मक शासन में शक्ति का जो केंद्र है वो एक ही जगह है, शक्तियों को किसी प्रकार से बांटा नहीं गया है। बांटना भी है तो वो केंद्र ही निर्धारित करना है कि क्या बांटना है, कैसे बांटना है। इस प्रकार से आज हम इतना ही पढ़ेंगे। एकात्मक शासन की टॉपिक अब हमारा कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।